नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का जो प्रीवियस ईयर पेपर सीरीज चल रहा है उसका आज दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम लोग बात किए थे दोस्तों कि फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था 1 दिसंबर का जीके सेक्शन का, वो सारा प्रश्न हम लोग देख चुके हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से देखें। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं, जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं। आज बात करेंगे सेकेंड शिफ्ट के बारे में। जो भी प्रश्न पूछे गए यानी कुल 25 प्रश्न पूछे गए थे सेकेंड शिफ्ट में भी, ये सारे प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और दोस्तों आप लोग के लिए अगला वीडियो जो आएगा उसमें एक वीडियो में अब 2 सेट्स होंगे, ध्यान रखिएगा। 2 सेट्स हम लोग करेंगे एक ही वीडियो में, और एक सेट में 25 प्रश्न होता है तो 2 सेट में हो जाएगा आपका कुल 50 प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे एक वीडियो में। और प्लस में इसका एक्स्ट्रा फैक्ट भी हम लोग जानते चलेंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा फैक्ट से आपको प्रश्न याद करने में आसानी हो जाती है, आप लोग को पता होगा। और बात करें दूसरा सब्जेक्ट हिंदी, तो दोस्तों हिंदी का अब नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें सीधे 2 सेट का होगा एक ही वीडियो में। याद रखिएगा, एक वीडियो में 2 सेट, यानी हिंदी का भी 50 प्रश्न का एक वीडियो होगा और इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट इंक्लूड है, यानी 70 से 80 प्रश्न होंगे आपके एक एक वीडियो में। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दोनों वीडियो है। आप बस दिन भर में लगभग 30 मिनट निकालिए और अपना 50 नंबर का तैयारी कीजिए, और मैथ और रीजनिंग आप लोग पढ़ते रहिए। सिलेक्शन लेना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर आप लोग रेगुलर रहते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला प्रश्न से। क्या पूछा गया था आपके सेकंड शिफ्ट में 1 दिसंबर के दिन? तो पहला सवाल देख लेते हैं कि भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 में। दोस्तों भारत में अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम को लागू किया गया 2019 में। अगला सवाल देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों यह सीरीज, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? तो दोस्तों शिक्षक पर्व का आयोजन किया था शिक्षा मंत्रालय ने। कब? तो सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाई को किस रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत था और इसमें सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाई जो थी, इसको इक्ता के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इक्ता। राइट आंसर क्या था? इक्ता। अगला सवाल देखते हैं, 2020 में निम्नलिखित में से किसने लिंच ओपन टेनिस एकल खिताब जीता था? तो दोस्तों 2020 में निम्नलिखित में से आर्यना सबालेंका जो थी, इन्होंने लिंच ओपन टेनिस का एकल खिताब जीती थी 2020 में। याद रखिएगा, आर्यना सबालेंका। अगला सवाल देख, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों सहायक नदी से लगातार सवाल पूछे जाते हैं, आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए तो इस टॉपिक से प्रश्न जरूर बनता है आपके एग्जाम में। तो चलिए हम लोग कृष्णा नदी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है घाट प्रभा, जो कि ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर भी है। और इसके साथ आप लोग और भी कुछ याद नदियों का नाम रखेंगे जो इनकी सहायक नदी है, जैसे मालप्रभा हो गया, और बात करें तो पंचगंगा और दूध गंगा, और बात करें तो दोस्तों तुंगभद्रा नदी जो है कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी नदी और भीमा नदी, ये नदियों का नाम आपको याद रखना है। ये सारी नदियां जो हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी में से आती हैं। अब देखते हैं अगला सवाल, 2020 में किस पुरस्कार के लिए पुरस्कार राशि 7.5 लाख की राशि से बढ़ाकर 25 लाख कर दी गई है? यानी पहले 7.5 लाख मिलता था, अब 25 लाख मिलेगा। कौन सा ऐसा पुरस्कार था? तो दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि बढ़ा दी गई है, आप लोग को याद रखना है। अब मिलता है इसमें 25 लाख रुपया मिलेगा जो भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाएगा। दोस्तों अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदल के क्या रखा गया है, क्या आप लोग को पता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया, राजीव गांधी खेल रत्न का नया नाम। दोस्तों ये ध्यानचंद्र जो हैं, मेजर ध्यानचंद्र, इनके ही जन्मदिन के दिन यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर बोला जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट सवाल को। ऐसे ही दोस्तों हम लोग हर एक प्रश्न पे एक्स्ट्रा फैक्ट जानते चलेंगे, जिससे आपको प्रश्न याद करने में आसानी हो जाएगी। सेबी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था मुंबई। तो सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा 30 जनवरी 1900
1992 में सेबी की स्थापना, जो जबकि मुख्यालय इसका कहाँ है तो मुंबई में है। और अभी इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच जो है, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की, आप लोग याद रखिएगा। तो 30 जनवरी 1992 को स्थापना हुआ, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और माधवी पुरी बुच अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष है, जो कि पहली महिला अध्यक्ष हैं। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों अहोम राजवंश असम का था, बिल्कुल सही है। गजपति राजवंश ओडिशा का था, ये भी सही है। जबकि सरकी राजवंश जो दोस्तों पंजाब का नहीं था, उत्तर प्रदेश का था, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। मेवाड़ राजवंश बिल्कुल सही है, राजस्थान में मेवाड़ राजवंश पाया जाता था। अगला सवाल देखते हैं, शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती है? दोस्तों जब शिशु का जन्म होता है तब उसमें जानुका हड्डी यानी नी कैप जो होता है दोस्तों, नी कैप जो घुटना में होता है, ये हड्डी नहीं पाई जाती है। कब? जब शिशु का जन्म होता है। इसके अलावा गाल, श्रोणी, कॉलर, ये सारी हड्डियाँ पाई जाती हैं जब शिशु का जन्म होता है। तो राइट आंसर था जानुका नी कैप। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, नेपाल के कवि भानुभक्त आचार्य का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो दोस्तों भानुभक्त आचार्य जो थे एक नेपाली कवि हैं, इन्होंने रामायण का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद किया और इसलिए काफ़ी प्रसिद्ध भी हुए। तो याद रखिएगा भानुभक्त ने रामायण का नेपाली भाषा में अनुवाद किया है और ये कहाँ के कवि हैं? तो नेपाल के कवि हैं भानुभक्त आचार्य। अगला सवाल आपसे पूछा गया कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? तो दोस्तों सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एमपी इसका राइट आंसर था। तो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा ऐसा फूल है जो रात में खिलता है? तो एंजल्स ट्रम्पेट जो है ये रात में खिलने वाला एक फूल है, एंजल्स ट्रम्पेट। अब फूल की बात आया तो दोस्तों याद रखिएगा सबसे बड़ा फूल की बात करें तो आप लोग को याद भी होगा रैफ्लेसिया हो जाएगा इसका उत्तर। रैफ्लेसिया जो है दोस्तों सबसे बड़ा फूल है दुनिया में। बात करें सबसे छोटा फूल की तो आप लोग को याद होगा वोल्फिया। वोल्फिया जो है सबसे छोटा, यानी सबसे बड़ा रैफ्लेसिया और सबसे छोटा वोल्फिया होता है और रात में खिलने वाले फूल हैं एंजल्स ट्रम्पेट। अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया है। सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, नवंबर 2020 में भारत एक ऐसा देश बन गया जिसके पास अपने स्वतंत्र क्षेत्रीय नौवाहन उपग्रह प्रणाली है और इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन IMO द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो दोस्तों ये चौथा देश बन चुका है, याद रखिएगा चौथा देश बन चुका है भारत जिसको अंतर्राष्ट्रीय समुद्रिक संगठन द्वारा विश्वव्यापी रेडियो नेविगेशन प्रणाली का एक भाग के रूप में मान्यता प्राप्त है। पूरे देश में चौथे नंबर पे भारत आ गया है। अगला सवाल देख लेते हैं, क्या पूछा गया था? तो हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से किस मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए ले गए थे? तो दोस्तों हड़प्पा स्थल से ईंट ले गया था पंजाब में रेलवे लाइन के निर्माण के लिए, आप लोग याद रखेंगे। और सिंधु सभ्यता से सवाल तो बनेगा ही, इसलिए हमने सिंधु सभ्यता का टॉप MCQ लगभग 100 MCQ मैंने करा दिया है वीडियो में, आप लोग जरूर जाकर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसमें, जो पिछले 20 वर्ष में पूछे गए थे वैसे प्रश्न सारा करा दिया गया, आप जरूर जाकर वहाँ से देख लीजिएगा सिंधु सभ्यता के टॉप MCQ। एलिफेंटा गुफाओं में किस संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह है? तो दोस्तों शिव संप्रदाय से जुड़े शैल चित्रों का संग्रह एलिफेंटा गुफाओं में। बात करें एलिफेंटा गुफा की तो दोस्तों ये है आपके महाराष्ट्र में स्थित, मुंबई के पास। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में है एलिफेंटा गुफा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और किसके लिए है? तो शिव संप्रदाय से जुड़ा शैल चित्रों का संग्रह पाया गया है एलिफेंटा गुफा में। अगला सवाल देखते हैं, लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो दोस्तों लाहो नृत्य जो है MTS का जो एग्जाम अभी चल रहा था
तो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर से ही न लिया गया है प्रश्न। तो आप लोग भी तो प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी ज़बरदस्त कीजिए, क्योंकि 25 में 25 प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर पेपर ही दिला सकता है और कोई नहीं दिला सकता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, लोकप्रिय नृत्य लाहो जो है मेघालय का एक लोक नृत्य है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाहो नृत्य है। बात करें बिहार की दोस्तों, तो यहाँ की एक जाट जटिन जो नृत्य काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा जाट जतिन। और हरियाणा की भी बात कर लेते हैं दोस्तों, तो हरियाणा का झूमर और गिद्धा जो कि पंजाब में भी होता है। उत्तर प्रदेश का भी देख लेते हैं दोस्तों, रासलीला और नौटंकी। तो ये सारे आपको याद रखना है। और लोक नृत्य का मैंने वीडियो बनाया है, आप जरूर उसको देखिएगा कि उसमें दोस्तों सारे लोक नृत्य के बारे में बात किया गया, एक एक नृत्य के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। उस वीडियो में आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक अभी चल रहा है एसएससी के लिए। अगला सवाल देख लेते हैं, ऑपरेशन थंडर 2020 निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों ऑपरेशन थंडर 2020 पर्यावरणीय अपराधों के खिलाफ कार्रवाई से संबंधित है, ऑपरेशन थंडर 2020। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? यानी वैसे जीव जो शिशु का जन्म देते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जरायुज बोला जाता है दोस्तों, विविपरस अंग्रेजी में बोल सकते हैं, और हिंदी में जरायुज बोला जाता है, जो शिशु संततियों का जन्म देते हैं। और आप लोग का दिमाग में आता होगा जो अंडा देते हैं उनको क्या बोला जाता है? तो याद रखिएगा अंडज बोला जाता है, ओविपोरस बोला जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसको अंडज को कहीं कहीं आपको अंड प्रजक भी देखने को मिलेगा, तो वो भी आपका राइट आंसर है। तो ओविपोरस बोला जाता है जो अंडा देते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 का विजेता कौन है? तो दोस्तों वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 की विजेता है रानी रामपाल। दोस्तों ये रानी रामपाल है कौन? तो याद रखिएगा हॉकी प्लेयर है रानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है? तो दोस्तों ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान नहीं करता है वित्त मंत्रालय, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी ऋण समितियां और कृषि व्यापार ये प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान कर सकती हैं ग्रामीण परिवारों को, लेकिन वित्त मंत्रालय प्रत्यक्ष रूप से नहीं सहायता प्रदान करता है, अप्रत्यक्ष रूप से करता है। अगला सवाल देख लेते हैं, आंशिक परिसीमित तटीय जल निकाय होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी के महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है, उसको क्या बोला जाता है? तो दोस्तों मुहाना बोला जाता है या फिर एस्चुरी बोला जाता है। तो दोस्तों जो मुहाना होता है यह परिसीमित जलीय तट होता है जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी में महासागरों के खारे पानी का मिश्रण होता है। कहाँ? तो मुहाना एस्चुरी में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती रही थी? तो उनका नाम है दोस्तों विष्णु नारायण भातखंडे। तो दोस्तों इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया जो पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ा करती थी। कब? तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। कौन थे? तो विष्णु नारायण भातखंडे, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये सितार वादक थे, प्रमुख संगीतज्ञ थे। यहाँ से सवाल लगातार पूछा गया है एमटीएस के एग्जाम में, और एसएससी जीडी के एग्जाम में जो 2021 का हम लोग कर रहे हैं इसमें भी पूछा गया है। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर याद कीजिए, रट लीजिए, जितना रटिएगा उतना फ़ायदा होने वाला है आपके एग्जाम में। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, जैसा कि केंद्रीय बजट 2020 में घोषित किया गया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद हेतु के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज पर कटौती के रूप में कितना तक की राशि का दावा किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर था 1.5 लाख, जो कि 2020 के करंट अफेयर्स है और जब बजट पेश हुआ था उस समय की ये बात है। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? तो दोस्तों संसद में गणपूर्ति जो होता है ये कोरम एक होता है, कोरम पूरा करते ही संसद के साधारण बहुमत के द्वारा भी संशोधित किया जा सकता है, ऐसा एक प्रावधान है हमारे संविधान में। तो ये थे दोस्तों हमारे 25 प्रश्न। आपको इसमें से कितने प्रश्न याद थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, क्या आप लोग को हेल्पफुल वीडियो लग रहा है? और हेल्पफुल वीडियो लग रहा है तो जरूर शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के बीच, स्टडी ग्रुप में तो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।